जय हिंद। नमस्कार साथियों, जैसा कि अब क्लियर हो चुका है कि बिहार 7वें चरण की परीक्षा का दूसरा वर्जन भी आने वाला है, जिसका नोटिस आपने देखा ही होगा। कई वीडियो कई यूट्यूब चैनल्स पर डाले गए हैं, तो मैं उस पर वीडियो ना बनाकर सीधे क्लास से शुरुआत करता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ टीजीटी की सोशल साइंस की क्लास कराऊँगा। जो सोशल साइंस करना चाहते हैं और जनरल पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो वेरी यूजफुल है। मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक का निचोड़ दूंगा, क्योंकि आपने जो एग्ज़ाम आप देखा इस बार बिहार प्राइमरी टीचर का, आपने देखा होगा एग्ज़ाम में कि कितने डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपका एनसीईआरटी बुक क्लियर नहीं है तो आप फंसेंगे। तो ऐसा करें कि सबसे पहले अपना बेस मजबूत करें, और उसी तरह के 50 सवालों को लेकर के मैं आज आया हूँ। और अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे कम्युनिटी ग्रुप जो व्हाट्सएप का है उसे आप ज्वाइन कर लें, और उसमें सारे पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कि पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपको अगर लगे कि मैं एनसीईआरटी बुक से नहीं ले रहा हूं, तो आप एनसीईआरटी बुक उठा करके देख लें, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो आपको बताने कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या त्रिपुरा। तो आपको यहाँ पर मैं पहले आंसर बता दूँ, फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। अब इसे कैसे याद रखेंगे आप, तो इसको याद करने का हमने ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में, एक बार और बताया था। वो है मित्र पर गमछा झाड़। क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झार। ये देखिए, आपका मी से मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, और ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और र से राजस्थान। अब हमने यहाँ लिस्ट देखी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं, यानी इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मगर उड़ीसा जो है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे आप, तो देखिए उड़ीसा पड़ जाता है उसके ठीक नीचे, यहाँ पर है ना। कहाँ पर पड़ता है उड़ीसा? तो यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है, जो कि नहीं गुजरती यहाँ से कर्क रेखा। ये पहला हुआ। अब दूसरे प्रश्न को आप देखिए कि भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, या 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो इसका सही आंसर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब आप क्या करें, इस मैप को समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी, तो यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है। ये है, देखिए यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में। उत्तर में ये कितना है, तो 37 डिग्री 6 मिनट, और पश्चिम में कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। और अगर आप नीचे जाएंगे यहाँ पर दक्षिण में, तो आपको मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। अब एक ऐसा संयोग है इसमें कि आप अपने थोड़ा सा याद रखें, पूरब से पश्चिम, ये यहाँ से यहाँ अगर आप डिफरेंस निकालिए और इसका डिफरेंस निकालिए आप, तो आपको लगभग समान डिफरेंस मिलेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक और यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिए कि 82.30 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री इस जगह से गुजरी। ये क्या है, कहाँ? उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर शहर है ना, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर है। और यहाँ से ये प्रधान यामोत्तर रेखा, ये वाली रेखा जो है वो प्रधान यामोत्तर रेखा है, जिसको भारत में समय रेखा माना गया है।
इस रेखा से आप इधर जाएंगे तो यहाँ देखिए समय पहले हो जाता है, यानी कि ये जो है इलाका यहाँ पर 2 घंटा पहले सूर्योदय होगा और ये जो गुजरात का इलाका यहाँ 2 घंटे बाद से। अगर यहाँ 4 बजे सूर्योदय हो रहा है तो यहाँ 6 बजे सूर्योदय होगा। और ये जो आप जितना देख रहे हैं ना, तो यदि आप 1 डिग्री को पार करते हैं यानी 1 अक्षांश को पार करते हैं, तो यदि आप 1 को पार करते तो आपको 4 मिनट का फर्क पड़ जाता है। कितने मिनट का फर्क पड़ जाता है? 4 मिनट का। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आप इसे याद रखेंगे। सवाल नंबर 3 कहता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किस देश की सीमा को छूती है? चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो इसका सही जवाब है नेपाल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या कहा। ये देखिए, हमने कहा उत्तराखंड, ये देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किसको टच करती है? तो नेपाल को टच करती है। यदि आप चीन की बात करते, ये वाला इलाका आपका चीन का है, तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश चीन को टच नहीं करता है, बिहार भी चीन को टच नहीं करता है। सवाल नंबर 4, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव। तो ये जो आप देख रहे हैं कवरत्ती, ये किसकी राजधानी है? तो ये है लक्षद्वीप की राजधानी। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है लक्षद्वीप आइलैंड, एक द्वीप समूह है जो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भारत के पश्चिम में यानी अरब सागर में। और इसकी राजधानी क्या है लक्षद्वीप की? तो कवारत्ती है ना। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती है। और ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको कमेंट करके बताने हैं कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। सवाल नंबर 5, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? भूटान लगती है, जो कि अभी चीन के कब्जे में चला गया है। दूसरा है ताजिकिस्तान, इसकी नहीं लगती है, बांग्लादेश की भी सटी हुई है और ये नेपाल की भी सटी हुई है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका यहाँ पर ये भारत का इलाका है ना, तो ये चीन को टच कर रही है, नेपाल को टच कर रही है और यहीं पर भूटान है उसको भी टच कर रही है, लेकिन ये जो ताजिकिस्तान है यहाँ से नहीं टच कर रही है। सवाल नंबर 6, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। जरा इस ध्यान से देखिए ये वाली पोजीशन को, इधर से भी समुद्र से घिरा है, इधर से भी घिरा, इधर से, यहाँ हो गया बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर और ये क्या है? हिंद महासागर। तो ऐसा इलाका जो 3 ओर जब पानी से घिरा हो उसे हम कहेंगे प्रायद्वीप। और वैसा जगह जो 3 ओर जमीन से घिरा हो, ऐसा जगह जो 3 ओर जमीन से घिरा हो। देखिए इस वाले को भाग को देखिए, इधर भी जमीन, इधर भी जमीन, इधर भी जमीन, तो इस वाले इलाके को खाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाड़ी कहा जाता है। आपको दोनों बातें याद रखने की जरूरत है। पता ना बीपीएससी का क्या मूड सन के वो कुछ भी पूछ दे, हम ये नहीं कह सकते हैं, है ना। तट क्या कहते हैं? तो तट कहते हैं जो जलीय प्रदेश के किनारे वाले, जल वाले जो क्षेत्र हैं, ये जल वाले क्षेत्र, इसके किनारे वाले इलाके को तट कहा जाता है। द्वीप किसको कहते हैं? जो चारों ओर पानी से घिरा हो। जैसे इसको देखिए, ये चारों ओर पानी से घिरा है, ये चारों ओर पानी, यही है लक्षद्वीप और यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसे हम कहेंगे द्वीप। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका पहले मैं आंसर बता देता हूँ क्या है। इसका आंसर है प्रायद्वीप। सवाल नंबर 7, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? हिमाचल। तो हिमाचल देखिए हिमालय का एक भाग है, हिमालय के 3 भागों में बांटे गए। ऊपर वाले भाग को हिमाद्री, दूसरे वाले भाग को हिमाचल
और तीसरे वाले भाग को, जो निचला भाग है, उसको कहते हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है कि जो पूर्वी भाग है, तो भारत का ये जो पूर्वी भाग ऐसे ऐसे करके बंगाल तरफ न होता है, वो वाला भाग पूछ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं पूर्वांचल। क्या कहते हैं? पूर्वांचल। अब यहाँ जरा आप देखिए, ये समानांतर हिमालय चल रही है कुछ इस प्रकार की, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर मिजोरम, त्रिपुरा ये सब आती है, तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इस वाले भाग को पूर्वांचल कहा जाता है। सवाल नंबर 8, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कोरोमंडल कहलाती है, कन्नड़ कहलाती है, कोंकण कहलाती है, उत्तरी सरकार कहलाती है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि कन्नड़ नाम की कन्नड़ एक भाषा है। तट के नाम है कोरोमंडल तट, कोंकण तट और उत्तरी। तो सबसे पहले आप समझिए कि किसको कहा जाता है। आप देखिएगा, मुंबई से लेकर के गोवा तक, मुंबई से लेकर के गोवा तक कोंकण तट कहलाता है। ठीक है, उसके नीचे गोवा से लेकर केरल तक ये आपका मालाबार तट कहलाता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका कहते हैं हम को इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और इससे ऊपर वाले भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उत्तर में पड़ता है ये, इसलिए उत्तरी सरकार ये हो गया, और लिखते हैं उत्तरी सरकार। और जब हमने कर्नाटक के युद्ध के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाया था, हैदर अली के बारे में पढ़ाया था, तो इसी वाले भाग को क्या कहते थे? कार्नेटिक कहते थे, जबकि कर्नाटक यहाँ पर है, तो इस वाले भाग को क्या कहते थे? कार्नेटिक। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक के इलाके को, यहाँ से यहाँ तक के इलाके को कोंकण तट कहा जाता है, इस वाले इलाके को मालाबार तट कहा जाता है, इसको कोरोमंडल कहा जाता है, और यहाँ से उत्तरी सरकार होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये वाली बात, तो ये कौन सा तट हुआ? ये हो गया कोंकण तट। ये कौन सा तट है? कोंकण तट है। ये हमारा आंसर हुआ। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखिए, आपसे दो ही पूछा जाएगा, या तो पूर्वी घाट का पूछा जाएगा या पश्चिमी घाट का। यदि पूर्वी घाट का पूछता है आपसे तो वो महेंद्रगिरी है, और पश्चिमी घाट का पूछेगा तो अनायमुड़ी है, और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ महेंद्रगिरी है, और ये है हमारा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी के ठीक नीचे कार्डामम की पहाड़ियाँ पाई जाती, जो इलायची के लिए प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 10, वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इस खूबसूरती को देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि भाई ये तो राजस्थान में है नहीं, पंजाब हो सकता है, उत्तर प्रदेश में है नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ है? डल झील, वुलर झील, लोकताल झील, राकसताल झील, जितने भी ताल वाले झील आएंगे वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो अब राज्य का दर्जा हटा दिया गया है, लेकिन सवाल पहले से किताब में छपे हुए, इसलिए राज्य कहा मैंने। सवाल नंबर 11, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट के ढाल। तो आपको बता दूं कि पश्चिमी घाट के ढाल यहाँ पर है और पूर्वी घाट यहाँ पर है। यहाँ से नर्मदा नदी नहीं निकली है। नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, बाद बाकी सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती। नर्मदा और तापी इस तरफ जाती है। तो देखिए यहाँ पर है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश है, और वहीं पर है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, जो जाकर के पश्चिमी अरब सागर में पश्चिम की ओर आकर के गिर जाती है। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल वाली मतलब नमकीन पानी की झील, और एक बड़ी भी है, सांभर झील, वुलर झील, डल झील, गोविंद सागर झील। देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी सॉल्ट लेक है, यानी कि नमकीन पानी की झील है या लवणीय झील है, वो है सांभर झील,
और कहाँ पर है ये? तो ये राजस्थान में है। आप याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? राजस्थान में सांभर झील है। और बूलर झील तो हमने बता दिया, डल झील भी बता दिया, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। गोविंद सागर झील है जो कि कृत्रिम झील है। इसका सही आंसर है सांभर झील। और आप सांभर से भी याद रखिए, सांभर नमकीन होता है, दक्षिण भारत का सूप टाइप का ये पकवान होता, भोजन ही होता है। इडली सांभर डोसा आपने खाया ही होगा। तो ये नमकीन होता है, तो नमकीन याद रख लीजिएगा। अगर ये सांभर ना होता, मान लीजिए सांभर ऑप्शन में आपको नहीं दिया होता है, तो आप चिल्का के जाते हैं। ठीक है, चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये एक लेगून झील है। लेगून किसको कहते हैं? वैसा भाग जो समुद्र से कटकर अलग हो गया, उसको लेगून कहते हैं। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी। तो गोदावरी नदी, जिसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये गोदावरी नदी है। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए, सबसे पहले आपको समझने की बात है भ्रंश घाटियाँ क्या होती है। जब नदियाँ ढाल की ओर बहती है तो अपने साइड मिट्टियों को बढ़ाते हुए ले जाती है, वो पहाड़ों को काटते हुए ले जाती है, और इस तरह जो आकृति का निर्माण होता है, ये देखिए कटा फटा, इसको कहते हैं भ्रंश। और हमने दो नदियों के नाम बताए थे कि नर्मदा और तापी, दो नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए, एक तरफ है सतपुड़ा की श्रेणियाँ, दूसरी तरफ है विंध्याचल श्रेणियाँ, और इनके बीच से बही है नर्मदा नदी। तो यहाँ नर्मदा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आप किसके साथ जाएंगे? तो आप जाएंगे तापी के साथ। नर्मदा और तापी दो नदियाँ हैं भ्रंश से बहने वाली। सवाल नंबर 15, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सिलचर जो असम में है, चेरापूंजी असम में है, मासिनराम मेघालय में है, गुवाहाटी असम में है। तो हमारा जो मासिनराम है, वहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, लगभग 400 सेंटीमीटर से भी अधिक। सवाल नंबर 16, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी, व्यापारिक पवनें, लू, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, काल बैसाखी जो होता है वो पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में बहने वाली एक गर्म हवा का नाम है, जिससे कई लोग मर जाते हैं गर्मी से चपेट में आकर के, इसलिए इसका नाम काल बैसाखी रखा गया है। काल मीन्स मौत होता है। व्यापारिक पवनें क्या होती है? जो मानसूनी पवनें होती है वो व्यापारिक पवनें होती है। जो नाविक भारत में आया करते थे व्यापार के लिए, वो इस पवन का लाभ उठा करके चलते थे, क्योंकि ये पवन समुद्र से होकर, महासागर से होकर तट की ओर बहती थी। और जब ये मानसून लौटता था तो साथ में वो उसके साथ में पाल बांधते थे नावों में, और हवा का प्रयोग करके चले जाते थे। लू, उत्तर भारत में बहने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लू। और आप सभी लू से भली भांति परिचित हैं। सवाल नंबर 17, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो पहली बात ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो अधिकतर वर्षा होती है भारत में, दो मानसून से होती है। एक पूर्वी मानसून जो बंगाल की खाड़ी से उठता है, दूसरा पश्चिमी मानसून जो उसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोलते हैं, जो हिंद महासागर से होते हुए 1 जून को स्टार्ट होती है और 10 जून तक मुंबई पहुंच जाती है। और इसकी चाल को आप देख सकते हैं कैसे लहराते हुए चलता है। ये देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून इसको कहते हैं इस प्रकार। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह लौटता मानसून। क्या है? लौटता मानसून, यानी एक बार मानसून गया और फिर मानसून वापस आ रहा है, तो आते समय ठंडी के दिनों में वो बारिश करवा देती है। इसको कहते हैं मानसून की वापसी। सवाल नंबर 18, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। हमने आपको क्या कहा? हमने कहा कि ये शुरुआत होती है 1 जून को हिंद महासागर से। हिंद महासागर से शुरुआत होकर के ये मुंबई पहुंच जाती है 10 जून को।
याद रखिए, अब पूछा जाता है। और इस बार तो बिहार स्टेट में पूछ दिया गया कि भारत में मानसून की शुरुआत कब से होती है, तो 1 जून से होती है, क्योंकि हिंद महासागर भारत में पड़ता है। इसके बाद 5 जून को ये कर्नाटक केरल के भागों में आकर प्रवेश करती है। अब देखिए, ये पश्चिमी मानसून हुआ, तो पश्चिमी मानसून इधर से चला। पूर्वी मानसून को देखिए, यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से उठता है, ये डेट के साथ हमने तस्वीर लगाया। आप इसे पॉज करें और डेट को ध्यान से देखें। तो इसका होगा जून के प्रारंभ में। सवाल नंबर 19, भारत में शीत ऋतु की विशेषता है गर्म दिन गर्म रातें, गर्म दिन ठंडी रातें, ठंडा दिन ठंडी रातें, ठंडा दिन गर्म रातें। तो आपने सभी ने देखा है कि रातें ठंडी होती है, रात क्या होती है, ठंडी। तो 2 ऑप्शन ये तो कट गए। अब बचा क्या, दिन में गर्मी नहीं लगती? बिल्कुल लगती है, हम स्वेटर खोल देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम कर्क रेखा पर हैं, और कर्क रेखा से ले करके विषुवत रेखा तक के स्थान को, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा आप चल जाइए, बीच वाले स्थान को ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। सवाल नंबर 20, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति है? टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, और एक और होता है जिसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और एक होता है कंटीले वन। तो आपको मैं अभी वन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, वैसे वन जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर के करीब होती है या ज़्यादा भी हो सकती है, उसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। और ऐसे ही इलाकों में रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे ताड़ी की तरह चुवाया जाता है, और बाद में इसमें गंधक या सिलिका, गंधक मिला करके या फास्फोरस मिला करके, गंधक अधिकतर मिलाया जाता है, मजबूती दी जाती है और तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है। सवाल नंबर 21, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है 100 सेंटीमीटर। मगर आपको थोड़ी सी और जानने की ज़रूरत है। सिनकोना की जो छाल होती है, छाल मतलब इसकी बार्क, छिलका, तो उस छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कुनैन नामक दवा बनाई जाती है, जो मलेरिया के लिए इलाज में कारगर है, और आज भी इसी से दवा बनाई जाती है। और एक ऐसा पेड़ है ये, जब इसकी छाल को छील लिया जाता है तो ये पेड़ मरता नहीं है, फिर से छाल निकल आते हैं। और ये सवाल सीटेट में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 22, सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो सिमलीपाल जीवमंडल निचय, जो कि विश्व विरासत में भी शामिल है यूनेस्को की, और ये है उड़ीसा में। और उड़ीसा के मयूरभंज जो जिला है वहाँ ये पाया जाता है, और इसमें भारतीय टाइगर के लिए यह रिजर्व बनाया गया। सिमलीपाल जीवमंडल निचय रिजर्व भारतीय टाइगर के लिए है। सवाल नंबर 23, भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में मान लिए गए हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो जितने भी आप नाम देख रहे हैं, मानस, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, ये सारे के सारे हैं। तो अगर ये ऑप्शन इस तरह रहता सभी, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता। तो इसको आप चारों को टिक मारेंगे, ये चारों के चारों हैं। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व का है, तो कोल्ड डेजर्ट में है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। ये नंदा देवी है, इसके बाद कंचनजंगा है, दिहांग दिबांग है, डिब्रूगढ़ है, इसके बाद मानस है, नौकरेक है, सुंदरबन है, सिमलीपाल है। देख लीजिए, अब इसको आराम से देखिए, है ना। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन आता? किसके कारण से? प्रस्थान करने वाले से बिल्कुल आएगा। यदि कोई कहीं किसी क्षेत्र को चल गया तो उसकी जनसंख्या में परिवर्तन आएगा कि नहीं? आएगा। आने से भी, हाँ, आने से भी होगा। जनसंख्या बढ़ गया, कभी शादी ब्याह होता है, लोग बढ़ आ जाते हैं, तो जनसंख्या संरचना में परिवर्तन आते हैं। तो दोनों से आते हैं। तो इस तरह हम गौ नंबर के साथ जाएंगे, जाने से भी लोग और आने से,
और कुछ होते हैं, जैसे कि जन्म दर से, जनसंख्या मतलब ज़्यादा लोग जन्म ले रहे हैं, मृत्यु दर से भी प्रभाव पड़ता है। सवाल नंबर 25, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात किसका परिणाम है? जन्म दर का, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर, अधिक विवाहित जोड़े। तो उच्च जन्म दर है जिसकी वजह से बच्चों का अनुपात बहुत जल्दी बढ़ रहा है। सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो ये जो घ नंबर ऑप्शन है यह कहलाता है लिंग अनुपात। लेकिन प्रत्येक वर्ष लोगों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, ये जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है। सवाल नंबर 27, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, यानी साक्षर किसको कहेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार? जो अपने नाम को पढ़ लिख सकता है? नहीं, इसको नहीं कहेंगे। नाम तो कोई भी पढ़ लिखता है, साक्षर नहीं हुआ। जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है? नहीं, ये भी नहीं। जिसकी उम्र 7 वर्ष है और वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख सकता है, ये वाला ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? यानी मिट्टी के बनने में कौन कारक सहायक नहीं है? देखिए, मिट्टी के बनने में समय लगता है, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी को बनने में जलवायु की भी जरूरत पड़ती है, हाँ। इसके बाद मृदा का जैव पदार्थ, ये भी जरूरत है। लेकिन मृदा का गठन, तो मृदा के निर्माण में मृदा का गठन ही तो पढ़ रहे हैं, फिर इसमें कारक थोड़ी ना हुआ ये। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, मिट्टी को बनने में वहाँ की जो टोपोग्राफी, वहाँ का जो एरिया है वो भी निर्भर करता है, वहाँ का मौसम निर्भर करता है, वहाँ पर कौन सा मटेरियल पाया जाता है, वो जानवर, पेड़ पौधे, जो सड़े गले चीज़ें मिलते हैं वो, और एक समय तो लगता है। लेकिन मृदा का जो गठन है वो एक प्रक्रिया का नाम है, न कि मृदा निर्माण में सहायक है वो। सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में अलोह धातु है। अलोह धातु का मतलब जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है? सोना, लोह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट। ये ऊपर वाले जो देख रहे हैं आप, अलोह धातु आपसे पूछा जा रहा है। तो अलोह धातु किसको कहेंगे? बॉक्साइट को कहा जाता है अलोह धातु। अगर आप लोह कहते तो लोह में आपको पूरी तरह से होता लोह अयस्क, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन के साथ जाएंगे हम बॉक्साइट। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए, बॉक्साइट के लिए, कोयला के लिए या मैंगनीज के लिए? झरिया जो धनबाद झारखंड में पड़ता है वो प्रसिद्ध है कोयले के लिए, कोकिंग कोयल के लिए, ठीक है। कौन सा कोयला? कोकिंग कोयल के लिए, कोल। झारखंड का जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम, या 2 बार कोयला हो गया, लोह अयस्क कर लीजिए। तो उससे हमारा आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा आंसर नीचे ग नंबर होगा। क्या होगा? यूरेनियम। ये जो आप देख रहे हैं ये यूरेनियम है, और यूरेनियम के लिए है ना ये प्रसिद्ध है झारखंड का जादू घोड़ा। सवाल 32 है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, यानी किसको सुनहरा रेशा कहते हैं? कपास को, पटसन को, गन्ना को या सोना को? तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, और इसका अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है इसके उत्पादन में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक? कहवा यानी कॉफ़ी। तो कहवा का मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, आप बताएं कि सही है कि गलत है। COFFEE कॉफ़ी का सही स्पेलिंग होता है, और इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ब्राज़ील। इसके बाद आप ये जान लीजिए कि 1 नंबर में आता है ब्राज़ील, दूसरे नंबर में आता है कोलंबिया, और 3 नंबर में आता है इथोपिया। ब्राज़ील, कोलंबिया और इथोपिया, BKE याद रखिएगा। ब्राज़ील, कोलंबिया, इथोपिया, सी भी कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन भारत में भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है, वो है कर्नाटक की पहाड़ियों में। कर्नाटक की पहाड़ियों में कॉफ़ी का उत्पादन भारत में भी होता है। सवाल नंबर 34,
भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग, चिकमंगलूर, दक्कन का पठार, पंजाब। तो भारत में चाय उत्पादन के लिए दार्जिलिंग फेमस है और ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में असम का दार्जिलिंग है, असम पश्चिम का गुवाहाटी है ना, पश्चिम बंगाल का गुवाहाटी। सवाल नंबर 35, चावल किस प्रकार की कृषि की प्रमुख फसल है? जीवन निर्वाह, चलवासी पशुचारण, रोपण या वाणिज्यिक। तो देखिए, चावल भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये जीवन निर्वाह कृषि में आता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा ये चावल का उत्पादन बेचने के लिए करते हैं, इसलिए ये वाणिज्यिक में आएगा। कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा में। लेकिन बाकी अगर हम भारत की बात करें तो ये जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 36, चीनी उद्योग का कच्चा माल है? गन्ना, चुकंदर, पटसन या कोको दोनों। तो पटसन तो एक रेशे वाली फसल है जिससे जूट बनता है, धागा बनता है, बोरे बनते हैं, थैले बनते हैं और भी चीज़ें बनती है। लेकिन गन्ना और चुकंदर से चीनी बनता है। सवाल नंबर 37, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण। देखिए, यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर कहा जा रहा है आपसे, स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पर। तो पहला होता है निजी कंपनी, तो निजी कंपनी जिसका मालिक कोई प्राइवेट व्यक्ति है। दूसरा है सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी में जिसका मालिक सरकार होता है। और सहकारी में होते हैं कि लोग ग्रुप में मिल करके कंपनी का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं सहकारी। तो अगर हम सहकारी की बात करें तो सरकार और प्राइवेट दोनों मिलके भी सहकारी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आनंद मिल मजदूर है ना, आनंद मिल्क यूनियन जो है वो आपका सहकारी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये आपका सरकारी है यानी सार्वजनिक। मारुति प्राइवेट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये आपका गवर्नमेंट का यानी सार्वजनिक है। और आनंद मिल्क यूनियन जो है वो आपका सहकारी है। सवाल नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज किसको बोलते हैं? जो खान से खुदाई करके निकाले जाते हैं उसको। लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, कागज या रेशम। तो लोहा इस्पात जो है वो खनिज आधारित उद्योग है। और लोहा को कहा जाता है उद्योग की जननी, उद्योग का आधार धुरी कहा जाता है, धुरी। और कोयला जो होता है उसको उद्योग की जननी कहा जाता है। सवाल नंबर 39 वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई बार सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये, वो है भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? यानी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या कोलकाता। तो बेंगलोर शहर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। सवाल नंबर 40, सर्वश्रेष्ठ संसाधन कौन होता है? खनिज, वन, मानव या जल। तो सबसे अच्छा संसाधन होता है मानव। और मानव संसाधन इसलिए अलग से मानव संसाधन पर हम पढ़ते हैं और ज़्यादा जो शिक्षा हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गया, इस पर जो खर्चा की जाती है अच्छे श्रम को बनाने के लिए, कुशल श्रमिक बनाने के लिए, कुशल मजदूर या कुशल नागरिक बनाने के लिए, तो ये सर्वश्रेष्ठ संसाधन मानव है, इसीलिए इस पर सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता है। और जिस देश में कुशल लोग हैं वो देश उतना ही तरक्की करता है। सवाल नंबर 41 कहता है निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या क्षेत्र। देखिए, दो बातें आप समझिए, एक होता है विरल और एक होता है सघन। सघन मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, घनत्व ज़्यादा हो, और विरल जिसका घनत्व कम हो। जैसे कांच और हवा की तुलना करें तो कांच हो जाएगा डेंस, बहुत ज़्यादा घनत्व वाला, सघन, और हवा हो जाएगा विरल। तो अब ये आपको बताना जनसंख्या के हिसाब से। सहारा मरुस्थल दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्व यूएसए। तो जो सहारा मरुस्थल है वहाँ पर बहुत कम लोग होंगे, इसलिए वहाँ की डेंसिटी या विरल जनसंख्या पाई जाएगी। तो सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका महादेश में। आप देख लीजिए कितना, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। सवाल नंबर 42, झारखंड का जनसंख्या घनत्व है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 280 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 214 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सवाल नंबर 43, जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है? जन्म दर, जी हाँ, जन्म दर ज़्यादा होगा तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा। मृत्यु दर से भी होगा और प्रवास से भी होगा। लोग काम धंधे के लिए अपने घर द्वार को छोड़ करके चले जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए, जन्म दर के कारण जनसंख्या बढ़ा, मृत्यु दर के कारण जनसंख्या बढ़ रहा है, और फिर यहाँ पर आप देखिए प्रवास, लोग काम धंधे के लिए अपने घर द्वार को छोड़ करके चले जाते हैं। तो इन सभी के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आता है। सवाल नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद कर देना जब आवश्यकता ना हो, ये तो अनुकूल है, अच्छी बात है। नल का उपयोग करके तुरंत बंद कर देना, ये भी अच्छी बात है। उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए, तो देखिए इससे ये ठीक है, नहीं करना चाहिए, तो ये भी तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए पॉलीथीन बैग को अगर आप ले करके उसको जला देते हैं या तुरंत नष्ट कर देते हैं तो वो पर्यावरण प्रदूषण को ज़्यादा से फैलाता है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसको रीब्यूट कर सकते हैं, रीमेक कर सकते, रीयूज कर सकते हैं या रिसाइकल कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 3 आर और आजकल 4 आर आ गए हैं, रिसाइकल, है ना। अब सवाल नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? रक्षक मेखला, मल्चिंग, समुद्र रेखीय जुताई और शुष्क कृषि। देखिए सबसे पहले इसके आंसर को जान लीजिए, फिर मैं चर्चा करता हूँ। देखिए आप, रक्षक मेखला क्या होता है? यदि आप ढलान ज़्यादा है, कुछ ऐसी जगह में, समतल जगह में भी होगा, सटा सटा के पेड़ लगा दिए जाते हैं जहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, तो ये पानी को रोक लेता है, मिट्टी को रोकता है, ये होगा। लेकिन यदि ढलाई वाली बात है, पहाड़ी ढलान है, तो समुद्र रेखीय जुताई सबसे बेहतर है। शुष्क कृषि ऐसा कुछ नहीं होता है। मल्चिंग क्या होता है? यदि आपने कोई पौधा लगा रहा है तो यहाँ पर आपने जो मेड़ बनाई उस पर प्लास्टिक ढक दी जाती है ताकि घास ना हो पाए और पौधे को अच्छी पकड़ मिले, और इसके अंदर पाइप डाल दी जाती है और पानी डिप डिप करके जड़ों में गिरता है। रक्षक मेखला हमने बता दिया, पेड़ लगाना, और समुद्र रेखीय जुताई पहाड़ी ढालों पर, मल्चिंग हमने बताया। शुष्क कृषि ऐसा कुछ नहीं है। अब हो गया 45 का, इसका सही जवाब समुद्र रेखीय जुताई हुआ। 46 का देखिए, मिलान कीजिए। हमने इसको MCQ के रूप में इसलिए नहीं लिया है कि एक बार में कवर नहीं हो पाता। अब देखिए कि कितना ज़्यादा यहाँ से सवाल पूछा जाता है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि कार्य होता है। विटीकल्चर, विटीकल्चर मतलब अंगूर का उत्पादन होता है। पीसीकल्चर, अब पीसीकल्चर कैसे याद रखेंगे? तो हम मछली को पीस पीस करते हैं, तो ये हो गया हमारा मछली पालन। सेरीकल्चर, सेरी रेशम, पलट दीजिए, सेरी रेशम, तो ये हो गया रेशम उत्पादन। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर होता है फलों का उत्पादन। एपीकल्चर, आपने एपी पिया होगा, वो मीठा लगता है एपी, तो एपी क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। अब फ्लोरी, फ्लावर से फ्लोरी, तो फूलों की खेती होती है। सवाल नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन वृक्ष है? पुटूस, पालक, सखुआ, धान। तो पुटूस झाड़ी है, पालक शाक है, सखुआ वृक्ष है और धान भी शाक है। तो इसका सही जवाब है सखुआ, और सखुआ को ही झारखंड में कहा जाता है साल का पेड़। सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का भाग नहीं है? तो देखिए पौधे के भाग की जब बात करें तो पुष्प होती है, पत्ती होता है, तना होता है, जड़ होता है, फल होता है, फूल होता है। लेकिन झाड़ी तो वृक्ष के प्रकार है ना, पौधे के प्रकार हैं। शाख, तना, शाख, झाड़ी और वृक्ष, ये पौधे के प्रकार। सवाल नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा तना का मुख्य कार्य नहीं है? जल का परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, जल, हाँ, तना की ओर से तो पानी पार होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, तो यह है प्रकाश संश्लेषण। पत्तों का कार्य है। शाखाओं का निर्माण, तना से निकलते हैं शाखा। फूलों और फलों को संभालता है शाखा। तो यहाँ कह रहा है कौन सा नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं है, जो कि पत्तों का कार्य है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, एक जंतु जमीन और जल दोनों जगह रहता है, इसकी एक पूंछ होती है और शरीर पर सल्क होते हैं, यानी कवच टाइप के,
स्कल होते हैं या स्केल्स होते हैं, तो यह जंतु क्या शार्क नहीं, मगरमच्छ हाँ, मेढक के नहीं होते, मछली के होते हैं, लेकिन दोनों जगह नहीं रह सकती है। तो इसका सही जवाब मगरमच्छ है। तो हमने आपके लिए अच्छे वाले 50 क्वेश्चन चुन के लाए हैं, जो कि देखिएगा हर बार की तरह हमने पिछला बार 4 या 5 वीडियो दिया था, उससे लगभग 16 से 17 क्वेश्चन आए हैं। तो अभी तो मैं आपको 1 महीना तैयारी कराऊंगा कितने प्रश्न आएंगे। इसी तरह वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को पहले फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने कर लिया सब्सक्राइब उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कीजिए। ये वाला जो घंटी उसे ज़रूर दबाएं, नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं जाएगा। ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप वाले, और कमेंट करके बताइए जो हमने आपसे पूछा था सवाल, और बताइए कि कैसा लगा आज का क्लास। इसी तरह की वीडियो में मिलेंगे हम अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।